जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कि स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट विल बी हाफ के एक्स स्क्वायर, और उसके जो वेरियस कॉम्बिनेशन थे कौन कौन से, उसका जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन था और पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो दोनों हमने पढ़ लिए थे कि अगर सीरीज़ कॉम्बिनेशन होगा तो के इफेक्टिव कैसे आएगा और पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो कैसे आएगा। इसके अलावा कटिंग ऑफ स्प्रिंग वाला पार्ट पढ़ा था कि के इंटू एल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। के इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी कि अगर आप लेंथ को कम करेंगे तो के इफेक्टिव बढ़ जाएगा उस केस में। अब आगे देखो, आज इन सब पे क्वेश्चंस एक साथ ही करेंगे क्योंकि जो बढ़िया जो क्वेश्चंस बनेंगे वो इन सब का क्या होगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाए, स्प्रिंग एनर्जी भी आ जाए, उनके कॉम्बिनेशन से बढ़िया सवाल बनेगा। तो आज के क्लास में स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, सही है। पीछे और लाइट ऑन कर लो, ठीक। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखो भैया, सबसे पहले बात तो कि जब भी आप पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करोगे तो उसके लिए एक तो कंजर्वेटिव फील्ड की आवश्यकता है। तो यहाँ तो कंजर्वेटिव फील्ड है ही, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो कैसी फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। दूसरी बात कि उसके लिए वी नीड ए रेफरेंस लेवल, हमें उसके लिए क्या चाहिए, एक रेफरेंस लेवल चाहिए होगा हमेशा पोटेंशियल एनर्जी के लिए। जैसा कि स्प्रिंग वाले केस में हमने क्या कहा था कि जब स्प्रिंग अनस्ट्रेस्ड है, यानी जब वो अपनी नेचुरल लेंथ में है, इन दैट केस हमने पोटेंशियल एनर्जी क्या असाइन कर दी, उसको 0 असाइन कर दी थी। अब यहाँ पे भी रेफरेंस लेवल की जरूरत पड़ेगी। देखो हम ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे दिस शुड बी वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। आप कहोगे सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जी का रोल आने वाला है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो किस पर डिपेंड करती है, वर्टिकल हाइट पर डिपेंड करती है। तो जैसे जैसे ये ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि जैसे जैसे आप क्या जाओगे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाओगे, तो दोनों ही केस में सरफेस ऑफ अर्थ से चाहे आप ऊपर जाएं चाहे सरफेस ऑफ अर्थ से डेप्थ में जाएं, इन बोथ द केसेस द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज। इसलिए हम यहाँ पे अपने आप को कहाँ तक लिमिट रखेंगे कि हाइट का जो वेरिएशन है कोई बहुत ज़्यादा नहीं होगा, मतलब ठीक है 50-60, ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 किलोमीटर, इससे ज़्यादा नहीं। चलो देखो, तो एक तो रेफरेंस लेवल की आवश्यकता पड़ेगी। आप रेफरेंस लेवल को पोटेंशियल एनर्जी 0 भी असाइन कर सकते हो और इसके अलावा कोई और वैल्यू भी असाइन कर सकते हो, बिकॉज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या फिर कोई भी पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो स्प्रिंग के केस में आप ले लो, जो डेल्टा यू रहेगा 2 पॉइंट्स के बीच में, वो रेफरेंस लेवल की एनर्जी पे डिपेंड नहीं करेगा। डेल्टा यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द रेफरेंस लेवल। लिख लें सब लोग कि रेफरेंस, ये जो है आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो दोनों तरह की हो सकती है भैया, वो आपकी दोनों तरह की हो सकती है। वो आपकी स्प्रिंग भी हो सकती है, वो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, और वो आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज independent of the selection of reference level। यानी कि आप रेफरेंस लेवल जो मर्जी सेलेक्ट कर लें, उसको जो मर्जी एनर्जी असाइन कर दें, उससे उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। सो नाउ लेट अस से कि ये रेफरेंस लेवल है, ये कोई रेफरेंस लेवल है और मैं उसको एनर्जी असाइन कर देता हूँ, कितनी, 0 एनर्जी असाइन करती है। ये आपके पास लेट अस से कि कोई एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है, m, और आप इसको h हाइट पर लेकर चले गए यहाँ तक। तो अब यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी ये अपने को बताना है। हम ये बात जानते हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू। आप यहाँ पे देखो कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या लग रहा है, अगर आप इस पार्टिकल के एफबीडी को देखें तो इस पर जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो तो कौन सा है, mg वेट।
जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। आपने पार्टिकल को ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करवा दिया, कितना, h। तो मैं वर्क डन बाय पहले कंजर्वेटिव फोर्स निकाल लेता हूँ। वो फोर्स तो कितनी है, mg। अरे फोर्स कितनी है, mg। कितना डिस्प्लेस करवाया है, h इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री। तो ये कितना आ गया, -mgh। सो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ WC। ये क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ -mgh। ये तो जीरो था, आपने जीरो असाइन किया हुआ है, फाइनल यू है, ये कितना आ गया आपका, mgh। अगर कोई पॉइंट मास पार्टिकल है, अगर कोई क्या है, पॉइंट मास पार्टिकल है, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो किसके बराबर आएगी, m इंटू जी इंटू एच, mgh। ये फॉर्मूला आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ रखा है पहले से। लेकिन अब बात ये कि सर अगर मैं इस बॉल को या इस पार्टिकल को h हाइट नीचे लेकर के आऊं तो क्या होगा। तो उस केस में देखो mg भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ध्यान से देखना बेटा, mg भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे एंगल क्या आएगा, 0 डिग्री, cos 0 1, तो ये प्लस हो जाता और अल्टीमेटली यहाँ क्या आता, माइनस आ जाता। इसका मतलब अगर आप रेफरेंस लेवल से ऊपर की तरफ जाएंगे, इन दैट केस पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। और अगर आप रेफरेंस लेवल से नीचे आएंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। रेफरेंस लेवल से ऊपर जाने पर, इधर बना देते हैं, अगर आप h हाइट ऊपर गए हैं तो यहाँ पर प्लस mgh होगा, और अगर आप h हाइट नीचे आए हैं तो यहाँ पर माइनस mgh होगा। अगर आप रेफरेंस लेवल से ऊपर की तरफ आते हैं, इन दैट केस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज, और अगर आप रेफरेंस लेवल से नीचे की तरफ आते हैं, इन दैट केस पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज। करो नोट जरा जल्दी से, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ये जो फॉर्मूला, ये बात ध्यान रखना, ये सिर्फ किसके लिए है, जो पॉइंट मास पार्टिकल्स हैं उनके लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। करो जरा जल्दी से नोट एक बार। तो भी तो चाहो तो आप एक नोट लिख लें, if height increases then potential energy also increases। दूसरी बात आप ये भी कह सकते हो कि पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अबव रेफरेंस लेवल इज टेकन टू बी पॉजिटिव। अगर रेफरेंस लेवल से ऊपर है तो पॉजिटिव रहेगी, एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिलो रेफरेंस लेवल इज टेकन टू बी नेगेटिव। उसको आप क्या रखेंगे, नेगेटिव रखेंगे, ये होगा। तो ये तो पॉइंट पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी निकाली। अब लेट अस से कि हमें किसी कॉन्टिन्यूस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी। लेट अस टेक ए क्वेश्चन। ये कोई आप एक रॉड मान लीजिए, ये एक यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड। ये ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में जो टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन इस्तेमाल करेंगे, एलिमेंट लेने का जो टेक्निक यूज करेंगे, ये अब आपके 12th क्लास के एंड तक काम आएंगी ये सारी की सारी चीज़ें। तो यहीं से अब आप शुरू हो जाएं, यहाँ से एक्चुअल में प्योर फिजिक्स शुरू हो चुकी है, और पूरा जो एलिमेंट कैसे लेना है और उसको इंटीग्रेट कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है, वो सब यहीं से आएगा, बार बार आएगा। हम बार बार इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, है ना। तो अभी ध्यान से समझ लें, अभी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो अभी पूछ लेना भैया उसको।
देखो अब आइडिया ये कि इस क्वेश्चन में अपने से पूछा है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो पहली बात तो ये रेफरेंस लेवल और इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 असाइन कर देते हैं। क्या मैं इस केस में डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूं क्या, mgl माइनस mgl? नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि रेफरेंस लेवल से हर पॉइंट की जो हाइट है वो क्या है, अलग अलग है। भाई जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आते जा रहे हो तो उसकी रेफरेंस लेवल से डेप्थ क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये बात सबको क्लियर है कि सर पोटेंशियल एनर्जी 100% नेगेटिव ही आएगी क्योंकि वो रेफरेंस लेवल से कहाँ है, बिलो रेफरेंस लेवल है। तो सर फिर अब क्या करें, वी हैव टू यूज द टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन। हमें टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करना होगा। अगर आप इसमें देखोगे बेटा कि इस क्वेश्चन में इस रॉड में, यानी कि आप ऐसे देखो कि ये कोई रॉड है, इस रॉड में मास किसके अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैं इसकी जो विड्थ जो है वो विड्थ क्या है, नेग्लिजिबल। अरे विड्थ क्या मानते हैं हम लोग, नेग्लिजिबल। तो आप ये देखें कि इसमें जो टोटल मास है वो किसके अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है, अलोंग द लेंथ। मास 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। सबसे पहला तरीका क्या है कि वो लेंथ के अलोंग हो। फॉर एग्जांपल योर वायर, अरे कोई थिन वायर है तो उसके पास सिर्फ क्या है, लेंथ। मास किसके अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेंथ के अलोंग। लेकिन अगर मैं आपको बात करूं कि ये आपकी कोई शीट है, ये कोई आपकी प्लेनर शीट है, तो इस प्लेनर शीट में क्या हो गया, लेंथ भी आ गई और क्या आ गया, विड्थ भी आ गया। तो इसका ये क्या आ गया आपके पास, एरिया आ गया। यानी कि इस केस में प्लेनर शीट होगी आपकी, डिस्क हो गया। यानी कि उन सब केसेस के अंदर जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है दैट इज अलोंग द एरिया। मास किसके अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया के अलोंग। तीसरा पार्ट है, लेट अस से कि आपने कोई सॉलिड स्फेरिकल बॉल ले ली, तो अब क्या उसके अंदर भी उसका जो वॉल्यूम है उसमें भी मास प्रेजेंट है क्या, हाँ। तो यानी कि तीसरा केस क्या हो गया, मास किसके अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द वॉल्यूम। तो ये सब डिटेल में पढ़ेंगे दोबारा से सेंटर ऑफ मास में कि मास डिस्ट्रीब्यूशन के 3 तरीके हो सकते हैं। बोलो, पहला अलोंग द लेंथ, दूसरा अलोंग द एरिया और तीसरा अलोंग द वॉल्यूम। अब इस वाले केस में जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो किसके अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसके अलोंग, लेंथ के अलोंग। और एक वर्ड आपको दे रखा है कि यूनिफॉर्म रॉड है। यूनिफॉर्म रॉड का मतलब जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है पर यूनिट लेंथ वो क्या है, सेम। माने कि आप कहीं से भी मान लिया कि आपने 1 मीटर लेंथ यहाँ से काट ली, 1 मीटर यहाँ से, किसी भी हिस्से से काट लो, सबका मास क्या मिलेगा, सेम मास मिलेगा। कैसा मास मिलेगा, सेम मास मिलना चाहिए। ये यूनिफॉर्म है तो ठीक है। चलो अब देखो जरा इसको। तो हम क्या करते हैं कि हम ऐसा मान लेते हैं कि लेट यहाँ से x दूरी पर चलकर एक ही छोटा सा एलिमेंट मान लिया, ये जो है, और इसकी विड्थ हमने क्या मान ली, dx विड्थ मान ली, बहुत इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट। और इसका मास आपने क्या मान लिया, dm मान लिया। आपने एक छोटा सा x दूरी पर चलकर क्या किया, एक एलिमेंट मान लिया। दिस एलिमेंट इज नथिंग, इट्स ए रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। क्या है ये, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है जिसकी नेग्लिजिबल विड्थ क्या है, dx है, बहुत स्मॉल विड्थ है dx। तो अब बात ये कि सर इसके लिए मैं कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकता हूं, मैं इसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकता हूं कौन सा, पॉइंट पार्टिकल वाला। अरे इतना छोटा सा पार्टिकल है, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया जा सकता है, mgh वाला। तो लेकिन उसके लिए इसका क्या चाहिएगा, मुझे मास चाहिएगा। तो अब आप एक बात देखो बेटा कि मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, लेट अस से उसको लैम्डा से लिख देते हैं, वो क्या आएगा, टोटल मास कितना है बेटा, m, और उसकी लेंथ क्या है, l। अरे टोटल मास क्या है, m, और ये क्या हो गया, l। बेसिकली यूनिटरी मेथड करें और कुछ नहीं। पर यूनिट लेंथ का मास मुझे पता लग गया क्या है, m/l। मान लिया कि मैं आपको कहूँ कि यार एक कोई रॉड है, उसका पर यूनिट लेंथ जो मास है वो 2 किलोग्राम है, तो 3 मीटर लेंथ का मास क्या होगा, 3 गुना में 2 6। अगर सिमिलरली मैं आपको कहूँ कि dm की वैल्यू किसके बराबर होगी, मास पर यूनिट लेंथ को सर मल्टीप्लाई कर दो इसकी विड्थ के साथ। ये टेक्निक समझ में आई कि नहीं आई, कि मुझे पर यूनिट मास पता है, जिस एलिमेंट का मास पता लगाना है उसकी
लंबाई से उसकी ये जो dx लेंथ है उससे क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो इट विल बी m/l इंटू dx। क्या आ गया ये, m/l इंटू dx। क्या आपको मास निकालना आ गया क्या? यानी कि आगे से हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर कोई लीनियर एलिमेंट होता है तो उसमें हमेशा एलिमेंट क्या कंसीडर किया जाएगा, उसमें एलिमेंट हमेशा एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कंसीडर की जाएगी, मास पर यूनिट लेंथ निकाला जाएगा और मास पर यूनिट लेंथ को ही क्या किया जाएगा, इस लेंथ के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। क्या अब मैं इस छोटे से एलिमेंट की पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता हूं क्या? इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी, क्या वो रेफरेंस लेवल से नीचे है? अगर रेफरेंस लेवल से नीचे है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी? नेगेटिव। माइनस इसका मास कितना है, dm इंटू जी, और रेफरेंस लेवल से इसकी हाइट कितनी है, x, तो क्या लिख दिया जाए, x। du इज इक्वल टू माइनस ऑफ dm की वैल्यू आप लिखना जानते हैं m/l इंटू dx, m/l इंटू जी एक्स, और एक ये क्या हो गया बेटा, dx। ये इस छोटे से एलिमेंट की क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन मुझे तो इस पूरी रोड की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो क्या मैं ऐसे ऐसे जितने भी एलिमेंट्स हैं जो कि इनफाइनाइट संख्या में हैं, उन सब के एलिमेंट्स की पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ दूं तो क्या मुझे टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी क्या? और इस जोड़ने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इंटीग्रेशन। तो यानी कि अगर आपको टोटल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, देखिए ये चीज़ आपके लिए बिल्कुल नहीं है, इस तरह की चीज़ आप पहली बार देख रहे हो, इसकी प्रैक्टिस आपको मल्टीपल टाइम्स करनी होगी। तो u किसके बराबर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ du। अब आगे देखो, du की वैल्यू ये रही, माइनस ऑफ m/l जी एक्स dx। अब आपको यहाँ पर लिमिट्स पुट करनी होंगी। क्या करना होगा बेटा, लिमिट्स पुट करनी होंगी। यहाँ पे तो x की वैल्यू क्या है, यहाँ से स्टार्ट होगा, एलिमेंट पहले यहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ पर ख़त्म होगा, यहाँ पर। यहाँ पर बेटा x की वैल्यू क्या है, 0। अब आप नीचे चलते जाइए, मुझे बीच वाली लाइन से कोई मतलब नहीं है। x की वैल्यू यहाँ क्या होगी, x की वैल्यू यहाँ क्या होगी, x की वैल्यू l होगी क्या, नहीं, x की वैल्यू l नहीं होगी, x की वैल्यू यहाँ क्या होगी, माइनस ऑफ l। आई कुछ बात समझ में? अब बात ये कि ये लिमिट्स में कैसे पुट करेंगे। अगर आप यहाँ तो साइन माइनस का इस्तेमाल नहीं करते हो तो लिमिट्स में कैसे पुट की जाएगी ये वैल्यू, माइनस के साथ। और आपने माइनस का साइन ऑलरेडी ही हमने कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ले लिया है, तो इसलिए अब आप यहाँ पे जो x की वैल्यू पुट करोगे वो किसके साथ पुट करोगे, प्लस l के साथ। ये आपको ध्यान रखना है। या तो आप नेगेटिव साइन, क्योंकि बिलो रेफरेंस लेवल है, वो नेगेटिव साइन पहले इस्तेमाल कर लो। और अगर आप पहले इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो फिर आपको प्रॉपर लिमिट्स माइनस एल या प्लस एल वाली रखनी पड़ेंगी। तो क्योंकि मैंने इनिशियली नेगेटिव ले लिया है, इसलिए मैं यहाँ पर लिमिट्स क्या लूँगा बेटा, 0 से कैपिटल L तक की। क्या आपको लिमिट्स लेना समझ में आया? लिमिट लेने का मतलब समझे कि आपने वो जो एलिमेंट माना है, आपने एलिमेंट क्या माना है बेटा इस केस में, एलिमेंट क्या है, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप किसके ऊपर चलने वाली है, रोड के ऊपर। अरे किसके ऊपर चलने वाली है, रोड पे। कहाँ से शुरू होगी, यहाँ से, यहाँ से चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, यानी x बराबर 0 था। क्या इसके बाद रोड है क्या, तो यहाँ पे रोड क्या हो गई, खत्म हो गई। तो यहाँ पे वैल्यू देखो x की क्या है, l के बराबर है, इसलिए लिमिट 0 से l आ गई। नव u इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम जी बाई एल, ये तो कांस्टेंट आ गया। x का इंटीग्रेशन क्या आएगा बता सकते हैं आप लोग, एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से l। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट माइनस एम जी एल बाई 2। दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस यूनिफॉर्म रोड ऑफ लेंथ l एंड मास कैपिटल M। क्या आपको ये पूरा सॉल्विंग वाला पार्ट समझ में आया क्या, कि कैसे हमें एलिमेंट लेना है और फिर कैसे उसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करना है। कर सकते हैं क्या आप लोग? नोट कर लिया इधर से? नोट करो जल्दी से, जल्दी से नोट करें आप।
अब देखो जरा एक बात, देखें ये जो रिजल्ट आया इसमें एक बड़ी खास बात है। ये कोई रॉड थी आपकी और यूनिफॉर्म रॉड थी और इसकी लेंथ क्या थी L, और पोटेंशियल एनर्जी ऐसे आई माइनस इस रॉड का मास इंटू जी इंटू L/2। क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर L/2 तो कुछ भी नहीं है, इस रॉड का ज्योमेट्रिकल सेंटर है। अरे ज्योमेट्रिकल क्या है, सेंटर। आने वाली क्लासेस में इन्हीं रेगुलर बॉडीज के ज्योमेट्रिकल सेंटर को क्या नाम दे दिया जाएगा, सेंटर ऑफ मास। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सब लोग बड़े इंटेलिजेंट हो आप तो, है ना। L/2 इट मीन्स U बराबर, ये क्या चीज है, दिस इज द लोकेशन ऑफ, दिस इज लोकेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ रोड, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ रोड। यानी कि आपको कुछ नहीं करना है, जो भी रॉड है उसका मास को G से मल्टीप्लाई कीजिए और उस पार्ट का क्या कर दीजिए, ज्योमेट्रिकल सेंटर या फिर सेंटर ऑफ मास। ये बाद में डिस्कशन करेंगे इसका। सेंटर ऑफ मास की लोकेशन से क्या कर दो, उसको मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा यहाँ पे रोड दे रखी है बेटा, इसकी जगह कोई चेन हो तो भी यही रिजल्ट यूज करेंगे, लेकिन ये याद रखना है, ये ध्यान रखना है कि वो चेन, वो रोप, वो स्ट्रिंग कैसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका जो मास डेंसिटी है वो क्या कर रही हो, वो वेरी कर रही हो। समझ में आई बात, मतलब ऐसा ना दे रखा हो कि मास नीचे की तरफ आ रही हो तो हर पॉइंट पे अलग अलग मास आता जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चेन हो सकती है, कोई स्ट्रिंग हो सकती है, सेम रिजल्ट वी विल यूज, और कोई रोप हो सकती है, कोई केबल हो सकती है, ऐसे। चाहो तो एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग कर सकते हैं। देखो मान लो बेटा कि ये कोई एक टेबल है, उस पर एक चेन है, इस चेन का मास m और लेंथ कितनी है L, एंड लेट अस से कि इस चेन का जो L/3 लेंथ है वो हैंग कर रही है, वो क्या कर रही है, हैंग कर रही है। रेफरेंस लेवल डिफाइन करने की आवश्यकता है, ये रेफरेंस लेवल और ये उसका U क्या हो गया, 0 हो गया। अब आप एक बात देखो बेटा, इस चेन की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, ये पूछा है हमसे। तो आप एक बात बताओ, क्या ये रेफरेंस लेवल से नीचे की तरफ है क्या? अरे रेफरेंस लेवल से जो हैंगिंग पार्ट ऑफ द चेन है वो कहाँ है, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो क्या लिया जाना चाहिए, नेगेटिव। और इसका मास कितना है बेटा चेन का, m लिखूं, m/3। मुझे पूरी चेन के मास से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ उस पार्ट के मास, उस चेन के मास से मतलब है जो क्या कर रहा है, हैंग कर रहा है। कितना हैंग कर रहा है बेटा, L/3। अगर L का मास m है तो L/3 का मास m/3 हो जाएगा, सिंपल। m/3 इंटू जी इंटू क्या L/3 मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, नहीं, L/6, क्योंकि L/3 का ज्योमेट्रिकल सेंटर कहाँ आएगा, उसकी हाफ लेंथ पर। L/3 का हाफ कितना हो गया, L/6, L/6। इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई -mgL/18, -mgL/18। क्या आप इस तरह की जो हैंगिंग पार्ट जो है, चेन वाला जो पार्ट है, रोप है, स्ट्रिंग है, उस तरह के सवाल कर सकते हो क्या? अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊं इसी क्वेश्चन में, थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं। देखो ये नोट कर लिया होगा, करो भैया करो। हम एक क्वेश्चन इसमें करते हैं जिसमें क्या होगा कि जो मास है, मास वो क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, वैसा क्वेश्चन करते हैं। चलो लेट अस से
ये एक रोड मान लो, बट दिस टाइम दिस रोड इज नॉट यूनिफॉर्म। ये रेफरेंस लेवल और ये u बराबर 0, इसकी टोटल लेंथ l एंड इट्स लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा वेरीज एज लैम्डा बराबर लैम्डा नॉट x, where x is measured from reference level। क्या इस बार ये रोड जो है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है क्या मास का इसमें बेटा? क्यों, कैसे पता लगा आपको कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है? ये जो लीनियर मास डेंसिटी है ना, ये कुछ नहीं है। लीनियर मास डेंसिटी क्या चीज है? मास पर यूनिट लेंथ। अरे लीनियर मास डेंसिटी का मतलब क्या है बेटा? मास पर यूनिट लेंथ। आप लोगों ने लास्ट क्लास में देखा हो, सॉरी लास्ट वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें देखा हो, वहां पे वो लेम्डा की वैल्यू क्या आई थी? m/l। m भी कांस्टेंट था और l भी कांस्टेंट था, तो लेम्डा क्या हो गया? कांस्टेंट। यूनिफॉर्म का केस। यहां पे देखो कि ये कह रहा है कि x को यहां से मेजर किया भैया ऐसे, तो क्या आप रेफरेंस लेवल से नीचे आओगे x की वैल्यू बढ़ेगी क्या? क्यों नहीं बढ़ेगी यार, क्या बात करो, यहाँ x की वैल्यू 0 है, फिर बढ़ेगी। यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी? l। अरे आप ऐसे देखो ना, यहाँ पे x 0 है, नीचे की तरफ आओगे तो x की वैल्यू क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। x की वैल्यू बढ़ती जा रही है। अगर x की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या ये लेम्डा की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी क्या? यानी कि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ आते जाओगे, मास ऑफ द रोड क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि ये इंक्रीज होता जा रहा है। सो इट मीन्स दिस इज नॉट द केस ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए आप कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते? mgl/2 वाला फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर से इंटीग्रेशन की मदद लेनी होगी। हमने x दूरी पर एलिमेंट मान लिया जिसकी विड्थ क्या है? dx, और जिसका मास क्या है? dm। सेम यही टेक्निक, इस तरह के क्वेश्चंस को हम जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, उन सब जगह ऐसा ही काम करेंगे, सेम ऐसे लेंगे बेटा। तो भैया बस मुझे आप ये बता दो कि इस dm की वैल्यू को क्या लिख दिया जाए? मास को कैसे लिखते हो बेटा? dm किसी भी एलिमेंट के मास को कैसे लिखते हो? मास पर यूनिट लेंथ को उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई करके इसका मास पर यूनिट लेंथ बताओ बेटा कितना है? लैम्डा। और इसकी विड्थ कितनी है? dx। याद करो पिछले क्वेश्चन में इसको m/l लिखा था, लेकिन क्या मैं इस बार m/l लिख सकता हूं? नहीं, क्योंकि इस बार लैम्डा की वैल्यू क्या दे रखी है? लैम्डा नॉट x। सो dm इज इक्वल टू लैम्डा नॉट x dx। लैम्डा नॉट x इंटू dx। बोलो क्लियर है क्या ये बात? dm आ गया तो क्या आप इस एलिमेंट की पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो क्या? सर बिल्कुल लिखा जा सकता है, माइनस ऑफ dm इंटू g इंटू x। dm की वैल्यू क्या आ गई? लैम्डा नॉट x dx g इंटू x माइनस लैम्डा नॉट g, x ही आ गया बेटा, और x ऑलरेडी एक बाहर है, कितना हो गया? x² dx। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्मॉल एलिमेंट दैट यू हैव कंसीडर्ड। जो आपने एक छोटा पॉइंट पार्टिकल ये कंसीडर किया था, उसकी पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी है। अगर आपको टोटल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो ऐसे जितने भी एलिमेंट्स हैं, क्या उन सब के एलिमेंट्स की पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ना पड़ेगा क्या? बोलो। और उस जोड़ने के प्रोसेस को इंटीग्रेशन कहेंगे। तो भैया u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ du। du किसके बराबर है? माइनस लैम्डा नॉट g(x²) dx, और x की वैल्यू 0 से l तक। यही एक नया पार्ट है। इसके बाद का तो सारा बड़ा आसान सा पार्ट है, पूरा मैथ से आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ये माइनस ऑफ लैम्डा नॉट g(x²) का इंटीग्रेशन x³ by 3
0 से L U इज इक्वल टू माइनस लैम्डा नॉट G L क्यूब बाय 3। दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस रोड। ये किसकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई? इस रोड की पोटेंशियल एनर्जी आ गई। क्या इस तरीके से जो लीनियर मास डेंसिटी अगर वेरिएबल आ जाए, इसकी जगह भैया लैम्डा नॉट एक्स की कुछ और भी एक्सप्रेशन आ सकता है, तो क्या हम कर देंगे इस तरह के सवाल को? तरीका फिर से वही है, क्या करेंगे, रेफरेंस लेवल से x दूरी पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट मान लेंगे जिसकी विड्थ क्या होगी dx, उसका मास क्या होगा dm, और मास dm आ गया तो अगर आपको dm की वैल्यू लिखनी है तो कैसे लिखोगे? मास पर यूनिट लेंथ को उसकी विड्थ से मल्टीप्लाई, यानी कि लैम्डा इंटू dx कर देंगे। लैम्डा अगर यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म वाली वैल्यू रख देंगे, और अगर उसने कोई रिलेशन दे रखा है तो एज इट इज़ वैल्यू वो पुट कर देंगे। कर सकते हैं इस तरह के सवाल हम। चलो थोड़ा सा लेवल और बढ़ा दिया जाए, क्या क्वेश्चन का लेवल और थोड़ा सा बढ़ाया जाए? चलो आपके लिए लीनियर मास डेंसिटी में ही करते हैं। नोट तो आप याद करते हो ना साथ साथ, इसलिए नहीं कर पाते। करो जल्दी से, नोट करो। कर लिया क्या भैया विनीत आपने नोट? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। चलो देखो ये क्वेश्चन करते हैं। बेटा ये ध्यान से समझना पड़ेगा आपको क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। दिस इज ए हेमिस्फेरिकल बाउल। ये क्या है? एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, और इस हेमिस्फेरिकल बाउल पर एक चेन ऐसे रेस्ट कर रही है, इस तरीके से। इस चेन का जो मास है वो m है, एंड द चेन इज यूनिफॉर्म, एंड द चेन इज यूनिफॉर्म। बढ़िया क्वेश्चन है ये। आपको इस चेन की क्या बतानी है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बतानी। अब आप एक बात बताओ कि यहाँ पे एलिमेंट कैसे कंसिडर किया जाएगा? ये इस बार आपके लिए बिल्कुल नया काम होने वाला है। लीनियर एलिमेंट तो माना नहीं जा सकता, क्योंकि ये बेसिकली किसके ऊपर, अगर आप ध्यान से देखो तो किसके ऊपर है? ये एक आर्क के ऊपर है। अरे क्या है? ये एक आर्क है ना। सेमी सर्कल का भी क्वार्टर मतलब क्या है, हाफ पार्ट है, उसके ऊपर ही रेस्ट कर रहा है। इस तरह के केस में जो एलिमेंट कंसीडर किया जाएगा, ये सब आपको याद रखने हैं। द एलिमेंट शुड बी एंगुलर एलिमेंट। एलिमेंट कैसा लिया जाना चाहिए? एंगुलर एलिमेंट। अब ध्यान से सुनना सब लोग, कैसे एंगुलर एलिमेंट लेंगे? मैं कहता हूं कि भैया पहले तो रेफरेंस लेवल लो आप। तो मैं कहता हूं कि दिस इज आवर रेफरेंस लेवल। ये रेफरेंस लेवल और इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? 0 हो गई। तो हमने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट ये ले लिया। ये देखो, ये जो एलिमेंट है ये इसके सेंटर पर ये देखो, मान लेते हैं कि ये एंगल तो बेटा कितना है? थीटा। ये एंगल आपने किसके साथ लिया है? रेफरेंस एंगल के साथ लिया है। और ये जो एलिमेंट है, ये जो आपने क्या ये एंगुलर एलिमेंट है क्या? अरे ये कुछ ना कुछ क्या सबटेंड कर रहा है? एंगल, बहुत स्मॉल एंगल, एंड दिस एंगल भी डी थीटा।
दिस एंगल भी डी थीटा। बोलो क्लियर है क्या ये बात? इस तरह का एलिमेंट हमेशा कैसे लिया जाएगा, एक एंगुलर एलिमेंट लेंगे जो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा, डी थीटा। नाउ इट्स योर चॉइस कि ये थीटा एंगल आप वर्टिकल के साथ लें या हॉरिजॉन्टल के साथ लें, या आपकी मर्जी है, किसी के साथ ले सकते हैं, वो लिमिट्स में अपने आप एडजस्टमेंट हो जाएगी। मैंने रेफरेंस लेवल के साथ ले लिया। ये जो एलिमेंट लिया है इसका मास तो क्या होगा, dm, लेकिन इसके मास को निकालने के लिए मुझे इस एलिमेंट की किसकी आवश्यकता पड़ेगी, बताओ, इसकी लेंथ की। भाई यहाँ पे जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या कह रखा है बेटा, वो कैसा है, यूनिफॉर्म। क्या आप में से कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है कि सर यहाँ पे जो मास पर यूनिट लेंथ आएगा वो कितना आएगा? मास तो कितना है इसका, m। अरे इस चेन का मास कितना है, m। कितनी लेंथ है इस चेन की? What is the length of this chain? R। भैया इस चेन की, इस पूरी चेन की पाई r बाय 2। अरे ये क्या है, पूरे सर्कल का क्वार्टर ही तो है, 2 पाई r डिवाइडेड बाय 4। नहीं आया? अरे यार ये समझ में आ गया, ये क्या चीज, दिस इज द 1/4 ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो 2 पाई r डिवाइडेड बाई 4 कितना आया, पाई r बाई 2। तो क्या पाई r बाई 2 लिख देना चाहिए? क्या लैम्डा यूनिफॉर्म है? बिल्कुल। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे इस पार्ट का लेंथ चाहिए। ये जो आपने एलिमेंट लिया है, अब इस पार्ट का लेंथ कैसे लें? क्या लेंथ बता सकते हैं क्या आप लोग? व्हाट इज द लेंथ ऑफ, व्हाट इज द लीनियर लेंथ ऑफ दिस एंगुलर एलिमेंट? बताओ। पाई r बाय इंटू यस आर डी थीटा। बड़ा सिंपल सा, आपने 9वीं 10वीं क्लास में नहीं पढ़ा क्या यार? ये लेंथ ऑफ आर्क, अगर ये आर्क सेंटर पर कितना एंगल बनाती है, थीटा, और इसका रेडियस क्या है बेटा, r। तो आपने तो पढ़ा हुआ है, ये अगर l है तो l इज इक्वल टू क्या होता था, r थीटा। अरे पढ़ा था क्या, l बराबर r थीटा, ये फॉर्मूला पढ़ा था। तो भैया यहाँ पे बताओ इसका रेडियस क्या है, r, और इसमें कितना एंगल बन रहा है सेंटर पे, थीटा की डी थीटा, डी थीटा। थीटा तो अलग हिसाब किताब है, ये एलिमेंट तो कितना बना रहा है, डी थीटा। सो द लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट इज आर डी थीटा। क्या कोई नई चीज सीखी है अभी? अच्छा अरे ये जो लेंथ आई है, ये लेंथ कितनी है, आर डी थीटा है। क्या ये सारा का सारा प्रोसेस आपको टिप्स पे याद होना चाहिए? तभी आप इस तरह के कोई और क्वेश्चन आएंगे तो कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। अब आप सोचो कि इसमें समझने का नहीं है, एक बार समझ लिया, समझने के बाद इसको क्या करना पड़ेगा, इसको बार बार याद, मतलब बार बार इसको लिख के करोगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि ये एक सवाल में नहीं आएगा, ये बहुत सवालों में इस तरह की टेक्निक आएगी। तो चलो, अब क्या डीएम निकालना आसान हो गया? क्या डीएम निकालना आसान हो गया? क्या डीएम निकालने का तरीका क्या है, लैम्डा को मल्टीप्लाई कर दिया जाए उस एलिमेंट की लेंथ के साथ। लैम्डा की वैल्यू कितनी है बेटा, 2m अपॉन पाई आर मल्टीप्लाई बाय इसकी लेंथ कितनी है, आर डी थीटा। आर से आर कैंसिल आउट एंड द वैल्यू ऑफ डी एम इज इक्वल टू 2m अपॉन पाई डी थीटा। जब आप सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चंस कर रहे होंगे, जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने होंगे, तो आपको लगेगा कि वही कहानी चल रही है बार बार जो आज की क्लास में चली। तो इस क्लास को बड़े अच्छे से करना है आपने, ठीक है? पहली बार कर रहे हो, शायद हो सकता है मैं कर रहा हूँ इसलिए आसान लग रहा होगा आपको, आसान है नहीं। इसको आपको घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टेक्निक याद रखनी पड़ेगी, कैसे एंगल लेते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना कि बार बार एक ही तरीके से प्रैक्टिस करना। अगर आप थीटा हमेशा इसके साथ लेते हो तो थीटा इसी से प्रैक्टिस करना हमेशा। उससे क्या होगा, आपका दिमाग उसी हिसाब से ट्रेंड रहेगा, एग्जाम में दोबारा नहीं सोचना पड़ेगा क्या करना है, हर बार एक ही तरीके से करना क्वेश्चन को। डीएम आ गया है सर, डीएम आ गया। चलो भाई, इसकी जो ये वर्टिकल हाइट है, ये वर्टिकल हाइट क्या हो गई, वाई। क्या वाई एक नया वेरिएबल आ गया? क्या थीटा पहले से एक वेरिएबल था? कहानी मुश्किल होने वाली है। देखो,
इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये जो छोटा सा जो एलिमेंट है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखें बताओ। पहले तो था पॉजिटिव साइन कि नेगेटिव साइन, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव साइन? रेफरेंस लेवल से ऊपर है, तो क्या लिखूं, प्लस dm इंटू जी, और इसकी वर्टिकल हाइट कितनी है, y। अरे छोटा सा एलिमेंट है तो मान सकता हूँ ना, इसकी बहुत छोटा सा एलिमेंट है, उसकी हाइट क्या है, y है यहाँ पर। सो du इज इक्वल टू dm की जगह 2m अपॉन पाई डी थीटा g इंटू वाई। समस्या हो गई अब आपके साथ। क्या अब क्या इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है क्या? कैसे इंटीग्रेट करोगे भैया यार, यहाँ पे तो क्या क्या वेरिएबल है, थीटा भी वेरिएबल है और वाई भी वेरिएबल है। जब भी इस तरह के सवाल में आपके पास क्या हो जाए, जब आपके पास दो वेरिएबल एक साथ आ जाए और आपको क्या करना पड़े, इंटीग्रेशन, तो आपको ऐसी मुश्किल से पता है कौन बाहर निकाल सकता है, बताओ? मैं निकाल सकता हूं बिल्कुल। आपको इसमें यहाँ पे देखो, ये भी वेरिएबल है, ध्यान से सुनना, ये भी क्या है, वेरिएबल, ये y भी क्या है, वेरिएबल, दो वेरिएबल है। हाउ टू इंटीग्रेट नाउ? पार्शियल इंटीग्रेशन आप अभी नहीं कर सकते, अभी तो आप पार्शियल डिफरेंशिएशन देखें। अब जरा ध्यान से, जब भी ऐसी स्थिति आएगी तो आपको पता है यहां से कौन बाहर निकालेगा, ज्योमेट्री बॉक्स नहीं, ज्योमेट्री यहां से हेल्प करेगा आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ज्योमेट्री की मदद से, ट्रिगोनोमेट्री की मदद से, यानी कि बेसिक मैथ्स की मदद से आपको एक वेरिएबल दूसरे की फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा। तो देखो जरा, ऐसा किया जा सकता है क्या कि इसको अगर एक ट्राइंगल ले लूं, दिस ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल बेटा, ये y है, ये r है और ये थीटा है। बढ़िया है कि y को हटाओ, तो अगर y को हटाना चाहते हो तो क्या लिखो बेटा बताओ, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर y अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, r, y बराबर क्या आया, r साइन थीटा। जब भी इंटीग्रेशन में बेटा ऐसा हो कि आपके पास दो वेरिएबल्स फंस गए हों, तो आपको वहां से कौन निकालेगा, बेसिक मैथ्स, ज्योमेट्री या फिर ट्रिगोनोमेट्री वहां से आपको बाहर निकाल सकती है। घबराने की जरूरत नहीं, बड़ा थोड़ा सा आप वहां पे विजुलाइज करोगे तो आपको दिख जाएगा कि आप एक वेरिएबल को दूसरे की फॉर्मेट में लिख सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हो। इधर से कर लिया होगा नोट, अरे इधर से नोट कर लिया, तो इधर से नोट कर लिया तो फिर इधर ही लिख लेते हैं। देखो अब मुझे du का एक्सप्रेशन दोबारा से लिख दो, 2m अपॉन पाई इंटू डी थीटा इंटू जी, y की जगह क्या लिख दूं, r साइन थीटा। थोड़ा सा रीअरेंज करें तो 2m अपॉन पाई इंटू r इंटू जी साइन थीटा डी थीटा। 2m r g और पाई ये सब क्या है, कांस्टेंट। तो आप अब पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए इसको क्या कर दें, इंटीग्रेट। क्या आपके सब ऊपर से जा रहा है, ऊपर से जा रहा है, मतलब दिमाग से जाना चाहिए। अरे यहाँ तक ये बताओ कि यहाँ तक कोई स्टेप नहीं समझ में आए तो बताओ मुझे, कहाँ तक आ गया? इसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है। इसके बाद तो आपने क्या किया, ये du का एक्सप्रेशन 2m अपॉन पाई डी थीटा यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया, g था g को पेस्ट कर दिया, y था y को फिर पेस्ट कर दिया, है ना। अब सबको रीअरेंज कर दिया, 2m r g अपॉन पाई साइन थीटा डी थीटा, ठीक बात है। अब इंटीग्रेट करो तो ये 2m r g अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा।
अब देखें भैया, अब फिर से एक बड़ा काम आ गया आपके लिए। वो बड़ा काम पहले लिमिट पुट करना है। देखो आपने यहाँ तक कर दी और अगर लिमिट्स गलत पुट कर दी तो सारा खेल खराब। अब फिर से देखो लिमिट किसकी रखी जाएंगी, यहाँ पे वेरिएबल कौन है, अरे वेरिएबल कौन है, थीटा। और ये थीटा किसके साथ एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ कि वाई एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ। पहला एलिमेंट यहाँ से शुरू होगा क्या, उस समय थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो क्या 0 लिख देना चाहिए। क्या फाइनल एलिमेंट यहाँ खत्म होगा, एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल कितना बनेगा, π/2, π/90 नहीं, π/2। ठीक, अब देखो आप लोगों का पता लगेगा कि आप लोग कितना ज़्यादा पढ़ते हो। तो राहुल साइन थीटा का इंटीग्रेशन तो आप लोग जानते हो, क्या होता है साइन थीटा का इंटीग्रेशन। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, माइनस कॉस थीटा, लिमिट्स 0 से π/2। अब देखो फिर मज़ा आएगा, अभी राहुल ही बताएगा अपने को सारी वैल्यूज। अच्छा वो जो माइनस का साइन है वो तो बाहर ले आऊँ यहाँ पर, अपर लिमिट की जगह क्या आएगा, π/2। तो क्या हो गया, cos π/2 माइनस कॉस ऑफ 0, और cos 90 तो कितना होता है, 0। अरे cos 90 0। राहुल आप बताओ, 0। वेरी गुड। cos 90 0 और cos 0 भी, cos 0 भी 1, बिल्कुल सही। तो हियर कम्स द आंसर 2mRg/π। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, ये जो भी आपको सेटअप दे रखा था रोड का उसका। क्या इसमें कुछ मुश्किल था, नहीं, ये आपकी गलत फहमी है। बिल्कुल सब कुछ, सारा ही काम मुश्किल था इसमें, लेकिन ये आसान बनाया जा सकता है। वो आसान कैसे बनाया जा सकता है, आपकी प्रैक्टिस इस क्वेश्चन को आसान बना सकती है। इनफैक्ट इस तरह के क्वेश्चंस को आसान बना सकती है। लेकिन अगर आज आप घर गए और आप वैसे ही आ गए कल, तो ये क्वेश्चन कल और भी आसान हो जाएगा आपके लिए, है ना। क्योंकि क्वेश्चन आसान दो ही तरीके से हो सकते हैं, या तो मैं उस क्वेश्चन को छोड़ दूं, या फिर मैंने प्रैक्टिस कर रखी तो मैं उसको कर दूं। तो आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। कहाँ जाने की तैयारी है, ये आपका क्या आ गया बेटा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस केस ऑफ दिस सेटअप। क्या इस तरह के, अभी आज आपने 2 तरह के अलग अलग इंटीग्रेशन पढ़े, एक तो लीनियर एलिमेंट वाला और दूसरा एंगुलर एलिमेंट वाला। ठीक बात है। चलो कल की क्लास में, अब वो फिर वर्क एनर्जी थ्योरम में स्टार्ट करना है तो इट विल टेक टाइम। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम। आपको जो ये क्वेश्चंस करवाए ये सब आपको 2-2, 3-3 बार प्रैक्टिस करके देखने, स्पेशली ये जो 2 क्वेश्चन है ये, ठीक है, इतना कर लो, बाकी फिर हम कल की क्लास में करेंगे।